दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एबीपी पॉडकास्ट में कार में पत्रकार इस सीरीज में। आज एक और ऐसी शख्सियत आपके पास है जिसकी आवाज जब आप सुनेंगे, जिसकी बातें जब आप सुनेंगे तो चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, आपके जहन में बहुत सारे गीत गूंज रहे होंगे और आपका मन करेगा कि वो लगातार आपके साथ कुछ ना कुछ गाते रहें। बातें तो करेंगे ही करेंगे, गाते भी रहें। मैं बात कर रहा हूँ शांतनु मुखर्जी की। कितने लोग पहचाने शांतनु मुखर्जी को? आप शायद, मैं उनको सारे सस्पेंस हटा देता हूँ। शांतनु मुखर्जी मतलब शान, हम सब की शान, हिंदुस्तान की आन बान शान। शान हमारे साथ है इस वक्त इस कार में पत्रकार हमारे इस प्रोग्राम में। शान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुमित भाई, एंड बहुत खुशी होती है जब भी आपको देखता हूँ, सुनता हूँ और रूबरू हुआ हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आई एम ऑल योर्स। आपके अगर गवाना चाहते हैं कोई जो भी सवाल आप पूछे, I'd be very very thrilled and happy to answer and sing also. Yes. शान, मेरे ख्याल से आप जब छोटे थे 5-7 साल के, तब से गाना गाते आ रहे हैं ऑफिशियली, प्रोफेशनली। इज इट सो? हाँ जी, मैं सबसे पहले जब गाया था मैं 4.5 साल का था, जो मतलब प्रोफेशनली एक बंगाली नर्सरी राइम एल्बम थी, मेरे पिताजी ने कंपोज किया था और लिखा था। तो लिटरली फैमिली एल्बम ही था, क्योंकि मैं, मेरी बड़ी बहन सागरिका, हम लोग और 2 और बच्चे थे, तो हमने गाया था। उसमें गाने थे जैसे समर वेकेशन की मौजा करबो आज हल्ला गुल्ला ला 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 खाबो रसगुल्ला। तो बंगाली में था। एते एप्पल खेल बीते बैट बॉल लिए चलो खेली। तो ऐसे गाने थे। मुझे पता भी नहीं मैं क्या गा रहा, किस हालत में था, क्योंकि तब तक तो भाषा भी समझ में नहीं आया था ठीक से। लेकिन हाँ, तब से गाते आ रहा हूँ। जिंगल्स काफी किए। फिर उसके बाद जब आवाज बदलने लगी तो वो बच्चों का वो गाना गाने वाला सिलसिला बंद हुआ वहाँ 12-13 साल की उम्र में। और फिर जैसे जैसे एडोलेसेंस के बाद आवाज फिर ठीक हुई तो फिर से सिंगिंग शुरू हो गया। तो एक नेचुरल प्रोसेस रहा। कभी ऐसा नहीं था कि मुझे लगता था कि हर कोई गाना गाता है, इसमें कोई कोई खास बात नहीं है। तो आपने सीखा नहीं प्रोफेशनली कि घर में ही जो भी रियाज करते थे साथ में गाते थे? हाँ, घर में एक माहौल तो था म्यूजिक का। मेरे पिताजी, मतलब जब भी हम घर तो क्या, हमारा एक कमरा था, तो उसमें सुबह होते ही पिताजी हारमोनियम से अपना रियाज करना, फिर नए नए अलग अलग गाने बनाना। तो ग्राउंड फ्लोर का घर था और हम लोग सीढ़ियों पर भी अगर बाहर बैठते थे तो पिताजी की आवाज में उनके गाने सुनते रहते थे। लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग तो बहुत लेट मैंने शुरू की। बीच में 3 महीने के लिए मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, लेकिन मैं खुद उतना सीरियस नहीं था। समझ लीजिए वो टीनेजर का वो वक्त था। सुंदरेश वाडकर जी की क्लास में मैं जाता था और उनकी दीदी जियालाल वसंत जी, उनके जो गुरुजी हैं, उनके नाम का वो स्कूल था। तो जिस दिन एग्जाम देना था उस दिन मैं बहुत तरकीब लगाया और मैं एग्जाम के, समझ लीजिए अगर 2 बजे का एग्जाम था तो मैं 3 बजे फोन करके दीदी वो जो मेन प्रिंसिपल थी स्कूल, म्यूजिक स्कूल की, उनको मैंने कहा कि कल कितने बजे आना है दीदी। तो बोले मुझे पता ही था कि तू प्रिपेयर्ड नहीं है, पूरा दिन तू बैंडस्टैंड में बैठे रहता है अपने दोस्तों के साथ, तेरा कुछ नहीं होगा, तू मत आ। तो लेकिन उसके बाद जब मैं सारेगामापा होस्ट करना शुरू किया तो तब गजेंद्र सिंह जी ने मुझे मेरे गुरुजी से मिलवाए, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। और तब मैं ऑलरेडी 32 का हो गया, नहीं 30 का हो गया था, 2002। हाँ, तो 2002 28 साल का था ऑलरेडी। तो उस पॉइंट पे सीखा बहुत लेट, यानी शुरू किया सिंगिंग का जो सिलसिला है ना, काफी लेट ये मामला शुरू हुआ। 30 साल की उम्र में मैं गाना शुरू किया, सीखा। और लेकिन एक बात है कि अब तक वो सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह, और चलता रहेगा। सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। बिल्कुल, और चलता रहेगा। अभी उम्मीद करते हैं लंबी इनिंग खेलनी है अभी तो। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है। अगर आपको लंबी इनिंग खेलनी है तो तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, पहले आपने हिंदी फिल्म में गीत गाया कि पहले आपने बांग्ला फिल्म में गीत गाया? फिल्मी गीत पहला कौन सा गाया? नहीं, पहले तो पॉप, इंडी पॉप से शुरू हुई गाने का सिलसिला। और पहले हिंदी फिल्म में गाना गाया सबसे पहला वही मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए मुसु मुसु हासी देव। तो विशाल ददलानी तब ये एक ही फिल्म थी जहां वो सोलो कंपोजर काम किए और उनके दोनों गाने मैंने गाए। वो पहली बार जब हम मिले, ये दोनों उसी फिल्म में थी, प्यार में कभी कभी।
उसके बाद से फिर विशाल और शेखर का टीम बना और ऑफ कोर्स द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। लेकिन मैंने वो दोनों गाने गाए विशाल के लिए और वो उनके शुरुआती 2 गाने हैं। नहीं तो ये एक लाइन में काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और बनता है। वो पहली बार मेरा फेवरेट सॉन्ग, ऑल टाइम फेवरेट। बिल्कुल बिल्कुल, ये 1999 में ये गाना आया था, तो इस गाने को भी, ये गाना बाय इटसेल्फ अडल्ट हो चुका है, मतलब 21 साल का हो गया है। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों से चैन, तेरे लब से खुशी, मैं तुझी को मोहब्बत बना के चला, वो पहली बार। तो जी हाँ, क्या बात है, वो पहली बार जो मैं किसी फिल्म के लिए गाना गाया। मजा आया बहुत। इनफैक्ट शान, मैं आपके बारे में पढ़ रहा हूँ, जो रिसर्च मुझे दिया है मेरी टीम ने, आपने हिंदी और बांग्ला के अलावा और भी बहुत सी लैंग्वेजेस में गाना गाया, तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, कोंकणी। ये मतलब भाषाएं आपको आती हैं या आप उसी वक्त के लिए सीखते हैं और आप भूल जाते हैं उसके बाद? बिल्कुल उस तरह से ही है। भाषा तो सीखने की इसलिए जरूरत नहीं होती है आजकल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आजकल किसी को अलग अलग लैंग्वेजेस में गाना कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है, क्योंकि एक तो अगर आप में थोड़ी सी एक परिश्रम करने की एक अगर वो एक जज्बा है कि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे भाषाएं हैं, अगर आप उन भाषाओं में ज्यादा आपकी एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, समझ लीजिए कि बंगाली है, बंगाल में रहा है सारी जिंदगी, तो बहुत मुश्किल होता है उसको किसी और भाषा को समझना, अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो वो कभी बोला ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मेरा सेकंड लैंग्वेज मराठी है, मैंने स्कूल में सीखा है, तो वहाँ ढ़, ढ, ये शब्द बहुत आसानी से मैं बोल पा रहा हूँ। कड़ का ल भी है, इसमें ल भी है, बैक टू बैक है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो साउथ के लैंग्वेजेस है, चलिए तेलुगु, कन्नड़ फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन मलयालम को पकड़ना, तमिल को पकड़ना मुश्किल होता था अगर मैं मराठी नहीं सीखता। उड़िया, जो उड़िया भाषा है उसमें भी बहुत ये ढ़ ये वर्ड्स हैं, तो वो बहुत काम आ गए और मुझे मजा भी आता है कि चैलेंज मिल जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग आजकल तोड़ तोड़ के गाना गाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज की सीखने की जरूरत होती है। यू शुड जस्ट हैव दैट परस्यूट फॉर परफेक्शन कि मुझको एग्जैक्ट वो इंटोनेशन मिले। तो बहुत खुशी होती है जब कोई कहता है कि अरे आपने तो तमिल गाना ऐसा गाया कि लगता है कि कोई कोई कलोकियल तमिल स्पीकिंग पर्सन है, तो फील्स गुड। जब आप तोड़ तोड़ के गाना बोलते हैं, क्योंकि मैं आपकी इंडस्ट्रीज के दूर से देखता हूँ, तो क्या मतलब 2 लाइन गाई फिर रुक गए, फिर 2 लाइन गाई फिर रुक गए, इज इट सो? हाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन क्या 2 शब्द में भी आप तोड़ सकते हैं इसको। ओके, और फिर आप उसको कंपाइल करते हैं। मैं वही कह रहा था कि उस जमाने में समझिए जब लता जी, आशा जी, इन्होंने इतने लैंग्वेजेस में गाना गाया होगा, 2-3 दिन रिहर्सल करके एक उसको ब्रिंग इट डाउन, उसकी इमोशन, उसका वो समझ के फिर उन्होंने एक ऐसे लैंग्वेज में गाना गाया होगा जिस लैंग्वेज के बारे में उनकी कोई जानकारी ना हो। लेकिन अभी हम लोग गा लेते हैं फटाफट, 3-4 घंटे में गाना उड़ जाता है थोड़ा, क्योंकि 3-4 घंटे इसलिए कह रहा हूँ कि साउथ के गाने होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं, लिखने में ही तो 1 घंटा चले जाता है। वो फिर बोलते सर ओनली पल्लवी ओवर, मतलब अभी सिर्फ मुखड़ा खत्म हुआ है, नाउ वी राइट चरणम, और चरणम फिर और 2 पेज का चरणम होता है। तो कुछ लैंग्वेजेस इजी होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां हम फंस जाते हैं। वेरी ट्रू। जैसे हमें असमीज है, तो असमीज का जो स है ना, वो ख है, वो ना ख है और ना ह है, वो ख है, वो हवा भी है और ख भी है, तो अजीब वाला। तो वहाँ हम उर्दू का जो नुक्ता है ना, उसका इस्तेमाल यहाँ हो जाता है। So you have to figure out कहाँ कौन सा यूज कर सकते हैं। तो कोई से बन जाता है, लेकिन मजा आता है। कोई ऐसा गीत आपको याद हो जो नॉन बांग्ला हो और नॉन हिंदी हो, अगर आप अभी गा सकें? एनीथिंग। मैं उसके बारे में कुछ चॉइस नहीं बता सकता हूँ कि मैं खुद नहीं सुनता हूँ, पर आपकी पसंद का गीत। मेरी बात तारी आँख नु आ फीणी, तारा बोल नु बंधाणी,
तारा रूप नु पूनम नु पागल एकलो ओ तारा रूप नी पूनम नु पागल एकलो तारी आँख नु आफीणी। क्या बात, ये कौन सी लैंग्वेज थी? ये तो गुजराती में है। गुजराती। ये गुजराती थी। या फिर जैसे एनो अंतरा ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಈ ರೀತಿಯು ಶುರುವಾದ ನಂತರ। तो ये कन्नड़। क्या बात, क्या बात। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे गानों इसीलिए मराठी तो गा ही सकता हूँ। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान के आन बान और शान है, क्योंकि आप हर भाषा में गाना गा सकते हैं। अरे थैंक यू। एक चीज बताइए, मजा आता है वैसे, कोशिश तो करता हूँ। एक चीज बताइए आप, जो मैं बहुत जानना चाहता हूँ आपसे कई वक्त से। आपने कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में, फॉरेन कंट्रीज में भी काम किया है? नेपालीज गाने गाए हैं मैंने सुना, आपने शायद किसी पाकिस्तानी उसके लिए भी गाने गाए, इज इट सो? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तानी गाना गाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो उर्दू है, एक ही लैंग्वेज है, वो हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी में ही वो उनका गाने होते हैं। फिर बांग्लादेश के लिए गाना गाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो भी फिर बंगाली हो जाता है। राइट। अब नेपालीज का, हाँ ऑफ कोर्स उनका भाषा थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी काफी हद तक मिलता जुलता है। उसमें आप देवनागरी की काफी सारे शब्द स्क्रिप्ट में आप आराम से लिख के कर सकते हैं। दूसरे जैसे स्पेनिश गाने हुए या इटालियन गाने हो, वो थोड़े से अलग किस्म के होते हैं। तो वो मैंने ऑफिशियली तो नहीं गाया, लेकिन अनऑफिशियली किया। और बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में। जी। तो और पंजाबी गाना तो आजकल तो हिंदी ही पंजाबी हो चुका है, या पंजाबी हिंदी हो चुका है, उर्दू पंजाबी हो चुकी है। 80% ऑफ हमारे जो गाने हैं, जैसे मेरा जो नया सिंगल जो आया है स्नाइपर, तो वो तो पंजाबी में है, कुछ शब्द उसकी हिंदी है, कुछ शब्द उसकी इंग्लिश है। तो ये नई लैंग्वेज मैंने इजाद की है, पिंग्लिश, जिसमें मैंने इजाद नहीं की है, ये तो आजकल के गाने ऐसे ही होते हैं। मतलब पंजाबी हिंदी इंग्लिश, ओके, तीनों मिलाकर आजकल का ये राष्ट्रभाषा आजकल पिंग्लिश है। तो पिंग्लिश में कुछ हो जाइए, इंग्लिश में कुछ सुनाइए प्लीज। हाँ यही था ना, देखिए क्यों ना कवा दिल नु एडिक्शन तेरा, सब तो ज्यादा कुड़िए अट्रैक्शन तेरा, जब फैशन करके निकले ता बन जाए ब्रेकिंग न्यूज, जब तू विंक तो कर दिया ता उड़ जांदे फ्यूज, आंख तेरी स्नाइपर चला वे सीधा गोली, वो करेगी मेरा मर्डर, तू पहले क्यों ना बोली हुआ। तो इसमें जितना हिंदी है उतना पंजाबी उतना इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश हो गया। ये अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है ये, मतलब इजीली जबान पे चढ़ने वाला गाना, लोगों को याद रहेगा ये गीत। जी बिल्कुल। ये गाना मैंने तो मतलब देखिए क्या है कि कई लोग मेरे जो हार्डकोर फैन बेस है, वो तो अब तक मुझे वही गाने, वही मुसु मुसु, वही चांद सिफारिश, वही तन्हा दिल, उसी से जानते हैं या पहचानना चाहते हैं। लेकिन मेरी भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि मैं आज में जीता हूँ, जो हो चुका है सो हो चुका है, और जो होने वाला है उसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन आज अगर मैं वही अटका रहूं और वही गाने गाऊं और वही बातें करूं, तो फिर मतलब इन 20 सालों में क्या ही क्या है। तो इट्स नाइस टू अपग्रेड एंड अपडेट, एंड अगर आजकल के यंगस्टर्स को इस तरह के गाने एंजॉय कर रहे हैं, तो हम अगर उस तरह से रहे, अरे कैसे गाने सुनते हैं ये आजकल के लौंडे, इनको क्या पता शायरी क्या है। तो मैं तो बुड्ढा कुसट ही हो गया ना, विच जो मैं नहीं बनना चाहता। मैं अभी भी मानता हूँ कि मैं चलो अच्छा 19 तो नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट 28 का तो नहीं हूँ यार, उम्र हो गई होगी तो क्या, फिर भी मैं हूँ 24-25 का ही हूँ। तो अभी तो मैं जवान हूँ बिल्कुल, और ये देखिए माइंडसेट पे है बिल्कुल। कभी कभार जब मैं बाल डाई करना भूल जाता हूँ और सफेदी छलकने लगती है यहाँ वहां से, तो फिर लगता है कि क्या कर रहा हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं क्यों। और फिर जब थोड़ा ट्रेंडी हेयर कट करके डाई वाई करके आ जाता हूँ, फिर लगता है कि अरे अभी तो मैं जवान हूँ। तो लोग तो चाहेंगे, लोग तो क्या सुमित भाई, लोग तो चाहेंगे कि आपको एक डब्बे में डाल के रखें, कि ओ शान सिर्फ वो मेलोडी गाने गाएगा, वो मीठे मीठे स्माइल देकर करेगा, लेकिन हमारी जिंदगी है भाई, हम क्यों डब्बे में रहे। तो ये पूरा मैंने जो किया है, दैट इज #break the box, very true, not just think out the box but break the box,
दिस इज वेरी जीना तो इंपॉर्टेंट। हमें है और हमें आज में जीना है। बिल्कुल, जी। दिस इज अब कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनको वो नेगेटिव चीज लग रही है कि ये क्यों कर रहा है, वो फिरंगी लड़कियां बिकिनीज में इसके आसपास घूम रहे हैं और ये बड़े अपने आप को जवान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यार मेरी मर्जी, मेरी हाँ। जिंदगी, मेरी बीवी मुझसे परेशान नहीं है, मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि कमाल है डैड, अभी भी तुम ये चीज कर लेते हो, तो आई एम हैप्पी एज लॉन्ग एज माय फैमिली एंड माय पर्सनल पीस इज नॉट इन दिस थिंग। अब लोगों के डिक्टेट्स पर अगर हम अपनी जिंदगी बिताएं तो हो गई बिल्कुल बेड़ा पार। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो हर किसी को कहूंगा कि लोग क्या कहेंगे इसको लेकर हम कई बार आधी अधूरी जिंदगी जी लेते हैं। हाँ, अपना ज़मीर साफ होनी चाहिए, अपनी सोच क्लियर होनी चाहिए, और आप कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी मतलब घर में या कहीं भी कोई सिचुएशन हो सके। उसके बाद देन ऑफ कोर्स आई 100% एग्री विद यू। मुझे देखिए ना, मैं टीवी का पत्रकार हूँ, न्यूज का पत्रकार हूँ, और मैं न्यूज छोड़ के पॉडकास्ट में घुसा। मैं डिजिटल पे जो वो मैं न्यूज नहीं करता हूँ, मैं न्यूज का एनालिसिस करता हूँ किसी भी चीज का। तो यू हैव टू बी विद द टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको, और आई एम श्योर कि आपके काफी डिट्रैक्टर्स होंगे जो कहा कि यार क्या कर रहे हो, बिल्कुल, यू नो व्हाई आर यू डूइंग दिस, पॉडकास्ट में क्या है, यू नो यू आर सीरियस, यू नो आप फिर सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यूज करोगे, दैट इज नॉट योर थिंग, यू शुड कवर करंट अफेयर्स। ट्रू। तो लोग कहने के लिए तो कह देंगे लेकिन मुझे खुद को, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मुझे खुद को लगता है कि पॉलिटिशियन से बात करो तो वही सब बातें होती हैं, चाहे एक्स पार्टी के आदमी से करो, चाहे वाई पार्टी के आदमी से करो, उसी तरह के सवाल आप अपने आप में बन जाते हो। लेकिन जब मैं आप जैसी सेलिब्रिटीज के पास जाता हूँ, सिंगर्स के पास जाता हूँ, एक्टर्स के पास जाता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियंस के पास जाता हूँ, मुझे खुद को भी कई सारी चीजें पता लगती हैं। जैसे मुझे आज पता लगा कि आप टुकड़ों टुकड़ों में गाते हैं, मैं ये सुनता था। अरे सर, उससे तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूँ जो अंदर की बातें जो आजकल हो रही है जी। लेकिन वही है, एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज रॉन्ग, इट इज हाउ यू नो हाउ यू, आपका नजरिया क्या है। बिल्कुल। एंड उस हिसाब से शान, आप अभी आपने कहा कि मीठी मीठी गाने गाते हैं, मेरे ख्याल से तो आपने सैड सॉन्ग भी खूब गाए हैं, आपने देशभक्ति वाले गीत भी गाए हैं, आपने जैज भी गाया है। आपकी अपनी पसंद कौन सी है? किस विधा के गीत आपको खुद पसंद आते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स या कुछ और क्यों? नहीं, मैं विधा पर इतना नहीं जाता, क्योंकि जॉनर या विधा या शैली जिसे होती है ना, तो वो क्या हो जाता है कि वहाँ हम कहीं ना कहीं क्लोज कर देते हैं अपने थिंकिंग ऑप्शंस को। तो हर विधा में अच्छी चीज है और बुरी चीज है, चाहे जो भी विधा हो। मैं वही चाहता हूँ कि उस जॉनर में कितना जस्टिफाई करता है वो गाना या वो राइटिंग या वो चीज। अगर डांस गाने में हमारा जो बीट है, ग्रूव है, सिंग अलोंग फैक्टर क्या है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप कोई गजल सुन रहे हैं तो उसकी कितनी गहराई है, उस पर जाता हूँ। तो मुझे हर किस्म के गाने बहुत पसंद है और मैंने हर किस्म के गाए भी हैं, हर किस्म के गाने। हाँ, मुझे एज ए लिसनर अगर आप पूछे तो एज ए लिसनर मुझे जिन गानों में एक सही मिलन हो ना, द राइट मैरिज, कि में वो जो और नयापन, उसमें कुछ ओरिजिनलिटी हो जो मैंने पहले मुझे नहीं मिली हो, तो वो मुझे ऐसा। उसके बाद वो चाहे रैप गाना हो या फिर ईडीएम गाना हो, अगर उसमें कुछ नयापन मिले तो मजा आ जाए। तो वो मुझे ज्यादातर मिलता है जब अच्छी शायरी और अच्छे म्यूजिक का एक मिलन हो, तो वो मजा आ जाता है। तो इसी बात पे आपका अपना खुद का फेवरेट सॉन्ग, जो आपको खुद का अपना गाना सबसे अच्छा लगता है, एनीवन, सुनना चाहूंगा मैं। दिल चाहता है शो का, मुझे वो फिल्में याद आ रही हैं सारी पुरानी। आप बताइए ना कोई गाना, मैं आपके जरूर। दिल चाहता, मैं आपके कई सारे, if I remember correctly, दिल चाहता है का गाना, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कहीं मुझे मिली ही नहीं, जिसे मेरे प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। वो एक स्टेप भी है उसमें साथ, जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस गाने के वक्त काफी फंसा था सर, क्योंकि उस जमाने में या उस वक्त तोड़ के गाने की जो अभी जो बात बनी है तभी नहीं थी। अच्छा। और कविता जी जैसे महान, मतलब बचपन से उनको सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, उनके साथ एक रूम में 2 माइक लगे हुए हैं, सामने शकर एहसान लॉय जावेद साहब खड़े हैं। ये गाना गाते वक्त मेरी जो वो लड़की है कहाँ, मैं सोच रहा था जल्दी मिल जाए तो मेरी जान छूटे।
मुश्किल गाना भी था क्योंकि इसमें सांस का एक ऐसा जंप है ना। लेकिन मैं ये जो मुस्कुराते रहता हूँ ना, ये मुझे बहुत हेल्प कर जाता है। वेरी गुड। इसके पीछे काफी कई बार टेंशन्स होती हैं, इसके पीछे नर्वसनेस होती है, इसके पीछे अनप्रिपेयर्डनेस होती है, लेकिन मुस्कुराकर मैं एक लेप लगा देता हूँ उसके ऊपर और फिर सब कुछ आसान हो जाता है। हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत से यंगस्टर्स भी खूब सुनते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं 12-15 साल के, 16 साल के। आज के बच्चों में पॉडकास्ट काफी पॉपुलर हो रहा है। मुझे इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। ये भूमिका में इसलिए बना रहा हूँ कि आपने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में भी गाना गाया था। जी 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 जी। वो ब्रेक कैसे मिला? हाँ। सुनाइए, मतलब उनके लिए स्पेशली है ये। नहीं, ये क्या हुआ था कि मैं जिस कंपनी में जुड़ा हुआ था, जिन कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, that was I was the only Indian artist to this company, and this is an international company with you know, all the greatest international acts were all a part of EMI Virgin. EMI Virgin was a very 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 big music company which later they sold to Universal. लेकिन उस टाइम पे मैंने एक एल्बम की थी, बहुत खूबसूरत एल्बम थी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, कॉल्ड तिश्नकी। ये रंजीत बाराट साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था और बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम आप कह सकते हैं। इसके गाने, इसका म्यूजिक, इसकी पूरा जो यू नो डिजाइन, प्रोडक्शन। तो उसमें मैंने एक गाना लिखा था which was a very serious song. I wrote this song basically on global warming. उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू था जो बहुत यू नो हॉट इशू था। और मैंने गाना बनाया था कि ये जहां चलता रहा हम देखते रहे, अपनी अपनी रोटियां हम सेकते रहे, मजबूर से अनजान से मुंह मोड़ के अंजाम से, बेशर्म सी ये जिंदगी कुछ दूर जी ली, यही अंत की शुरुआत है, ये रात भी खैरात है, तेरे उस जन्नत कि हम तो जनाजा ले चले, इस बार के बरसातों में तू अपने यूं हाथों से फिर नया एक जहां सोच ले। तो ये काफी इंटेंस सा मैंने ये गाना लिखा था, क्रिएट किया था कि अगर हम इस तरह से ही जीते रहें सिर्फ अपनी ही सोचकर, तो ये जिंदगी, ये दुनिया ही शायद खत्म हो जाए। लेकिन इस गाने की जो थॉट है वो नार्निया, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में भी जो इविल विच है जो बर्फ से दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो एक कनेक्ट मिल गया था। तो दे डिसाइडेड कि जब ये हिंदी में आएगा, इंडिया में आएगा, दे विल यूज दिस सॉन्ग फॉर दैट। लेकिन इस तरह की बहुत सारे इंटरनेशनल वेंचर्स मुझे करने की मौके मिले थैंक्स टू दिस कंपनी, लाइक टू कोलैबोरेट विद ब्लू, द बॉय बैंड ब्लू, वेरी पॉपुलर। उसमें वन लव गाना बहुत पॉपुलर हुआ जो फिर हिंदी फिल्म में भी आए। फिर माइकल लंस रॉक के साथ एक गाना किया, जॉन लेनन प्रोजेक्ट में गाना किया, तो काफी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूँ इस कार में पत्रकार में बात करते करते। जी। ऐसा कोई एक्टर जिसके लिए आप गाना गाना चाहते हो, अभी तक आपकी लिस्ट में नहीं आया हो कि इसके लिए आवाज देनी? नहीं, बहुत सारे अभी पिछले 6-8 साल में गाने मेरे बहुत कम हुए हैं, बॉलीवुड के गाने कम हुए हैं। लेकिन मैं अपने चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में और लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारे गाने मैंने रिलीज किए उस बीच। लेकिन मुझे एक एक्टर जो बहुत ही कमाल के लगते हैं, उनकी एनर्जी, जैसे रणवीर सिंह, तो उनकी जो ऑन स्क्रीन एनर्जी है वो मुझे कमाल की लगती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लिए जब गाने गाते हैं देन उस एनर्जी को बरकरार रखते हुए अगर गाएं, स्पेशली लव सॉन्ग्स, तो बहुत मजा है। उनके जो वो ढक्कराना वो सब तो लाउड होते हैं, लेकिन वो जब लव सॉन्ग्स होते हैं तो बड़े लव सॉन्ग्स को आजकल गाने का एक विधि हो गई है कि बहुत ही धीमे सुस्त तरीके से गाए। लेकिन मुझे तो रोमांस और लव बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट लगता है। पता नहीं क्यों आजकल के सिंगर्स उसको इतना सुस्त बना दिए हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है ना जब प्यार में होता है कोई, हार्ट बीट थोड़ा पल्स लो थोड़ी हो जाता है, ऐसा लग रहा है ब्लड प्रेशर लो हो गया करके गाते हैं सब। थैंक यू सो मच शान, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ऐसे ही गीत गाते रहे, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो इस आने वाले वक्त में पूरी हो। आपको भगवान वो सब चीजें दे जिसकी आप इच्छा रखते हो। थैंक यू शान। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एपिसोड ऑफ एबीपी लाइव पॉडकास्ट
कार में पत्रकार। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप मुझे @अवस्थी_S या ABP न्यूज पे ट्वीट करके अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मुलाकात होगी अब आपसे अगले हफ्ते। तब तक जीवन में खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। This is an ABP Life podcast.